गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। देखिए, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने अपने चैनल पर जो आपसे वादा किया था कि हम आपको इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी तीनों कंप्लीट कराएंगे। उसके लिए अब हम पूरी रणनीति के साथ और पूरे जोश और जुनून के साथ आपके बीच में आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी सहयोग करेंगे, जिससे कि हम इस यात्रा में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरे जोश के साथ अंत तक बने रहें। देखिए, अभी राजस्थान में इलेक्शन का माहौल है और हम देख रहे हैं कि भर्तियों का एक पिटारा खुल रहा है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, उसके बाद आपके आरएएस की वैकेंसी और अब कई अन्य वैकेंसियां आने वाली हैं, क्योंकि ये इलेक्शन का माहौल है और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जाते समय अपने वोटर को नाराज किया जाए। इसलिए साधारण सी बात है कि भर्तियां तो आनी है, बस अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कितनी जिद और जुनून के साथ अपने कार्य में लगते हैं। देखिए, अगर हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे तो इतनी जो भर्तियां आएंगी, जो कि कई सारी चीज़ें हमसे रिलेटेड होंगी, उनमें से कोई ना कोई भर्ती जो हमारे काम की होगी उसमें हम सिलेक्शन अवश्य ले लेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि अभी भर्तियां आनी हैं और उनमें समय लगेगा, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो चीज़ें फिर हाथ से निकल जाएंगी। क्योंकि वक्त के जाने से पहले अगर चीज़ों को संभाल लिया जाए तो बेहतर रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी भी आ जाती है, उसके बाद वेट करते हैं कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, फॉर्म भी स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम एग्ज़ाम डेट के बारे में सोचते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इन चीज़ों में हम लगे रहते हैं और तब तक हमारे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। इन चीज़ों पर ना जाके हमें अपने टारगेट पर फोकस करना है, जो भी टारगेट हमारे सामने है, और उसकी तैयारी में हमें जुट जाना है। कोई भी एक टारगेट जो भी आपका है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे आरएएस है, चाहे एसआई है, चाहे एएसआई है, जो भी टारगेट आपके सामने है। एक चीज़ और मैं बता दूं, राजस्थान की वैकेंसियों में लगभग 50 से 60% सिलेबस सेम रहता है। कुछ चीज़ें रहती हैं जो अलग अलग रहेंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन चीज़ों को तो खैर हम देखेंगे विस्तार से कम से कम वो जो सिलेबस जो 50 से 60% जो होता है प्रत्येक वैकेंसी में जो कॉमन होता है, उसको कम से कम हमें बेहतर कर लेना है। देखिए, उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम आज बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम की। ठीक है, भारत के भूगोल के सिलेबस की हम बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी के सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस को। देखिए, दो चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। कई बार हमारे दिमाग में रहता है, जो आपके दिमाग में विचार आ रहे होंगे उनसे मैं पहले ही आपको आश्वस्त करा दूं कि पहला विचार तो ये होगा कि सर, ये जो सेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है या किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी एग्जाम, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हैं, जहां कहीं भी आपके इंडियन ज्योग्राफी आ रही है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पॉइंट निकाल के इस सिलेबस में पढ़ सकते हैं। हम लगभग पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, उसी तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी को और उसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो ये जो आपका सवाल है कि सर, ये जो सेशन जो रहेगा हमारा यूट्यूब पर, जो ऑनलाइन क्लासेज जो रहेंगी, वो किस तरीके से, कौन से एग्जाम के उद्देश्य से बनाई जाएंगी, तो मैं आपको पहले ही आश्वस्त कर दूं, ये किसी एक एग्जाम के उद्देश्य से नहीं है। मैं यहाँ केवल ज्योग्राफी को विस्तार से समझाऊंगा और हम उन चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। तो आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आपके इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है, आप उसमें उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल आपका ये रहेगा, क्या सर आप रेगुलर क्लासेज रहेंगे? बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होना है, आरएएस का भी एग्ज़ाम होना है, और हो सकता है कि एसआई की भी वैकेंसी जल्दी अनाउंस कर दी जाए। तो इतनी सारी वैकेंसी राजस्थान में आ रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जो इन तीनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ इंडियन ज्योग्राफी की भी बात करूँगा, जिससे कि दिल्ली पुलिस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल सके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम एक सेशन रोज राजस्थान ज्योग्राफी के लिए रखेंगे, जिसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ मैं पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से पाठ्यक्रम को कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक सवाल जो आपके दिमाग में हो सकता है उसके बारे में और मैं आपको बता दूं। एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है, क्या सर हम चीज़ों को उसी तरीके से समझेंगे जैसे हम ऑफलाइन क्लासेज में समझते हैं? क्या हम उतने ही डीप में पढ़ेंगे जितने ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं? क्या हमें ऐसे ही पढ़ाया जाएगा या फिर ऑनलाइन में हमें कुछ कम पढ़ाया जाएगा?
क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये ख्याल रहता है कि सर वहाँ तो हम फीस दे रहे हैं और आपकी फाउंडेशन होती है, आपके लिए भी बाध्यता होती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आपको चीज़ों को पूरा कराना होता है। तो देखिए, एक टीचर के लिए नैतिक जिम्मेदारी हमेशा बनी रहेगी, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे पढ़ा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा रहा है। फीस एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। पर अगर वो टीचर अगर इन चीज़ों को जेन्युइनली सोचे तो ये सामान्य सी बात है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वहाँ तो हमारे पास फिर भी समय की बाध्यता हो सकती है उन चीज़ों के लिए, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। या हम अपने चैनल पर इन सारी चीज़ों को विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम में मैं बात कर रहा हूँ, पहला टॉपिक है आपका भारत का स्थिति व विस्तार, जिसको हम कह सकते हैं इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंशन। इस टॉपिक में हमें क्या समझना होता है? देखिए, इस टॉपिक में हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं और स्थिति को हम दो रूपों में देखेंगे, भारत की अक्षांशीय स्थिति, उसके अलावा भारत की देशांतरीय स्थिति। तो हम दो तरीके से चीज़ों को देखेंगे, देशांतरीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि भारत की जो पोजीशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट में किधर है, उन चीज़ों को भी हम समझेंगे। उसके अलावा हम भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे, भारत की आकृति की बात करेंगे। उसके अलावा हम भारत के क्षेत्रफल, आकृति, उसके क्षेत्रफल की अन्य देशों से तुलना, जो कि उसकी सामान्य जो चर्चाएं हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम भारत का स्थिति व विस्तार तो है ही है, इसको हम सामान्य परिचय भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें ये समझना है कि भारत का एरिया कितना है, उसकी आकृति कैसी है, कौन कौन से देशों के साथ वो बाउंड्री बनाता है और कितनी बाउंड्री उसकी लगती है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, जो कि बहुत सामान्य सा टॉपिक है। पर इस टॉपिक को समझे बिना हम अन्य टॉपिक्स पर नहीं बढ़ सकते। बेसिकली हम इस टॉपिक के बारे में सामान्य रूप से जानते हैं पहले से, पर कई सारी चीज़ें ऐसी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं जो हमें मुश्किल खड़ी कर देती हैं। उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो 2 से अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो केवल स्थलीय सीमा बनाते हैं, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम हर टॉपिक के पहले बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद उसके कंसेप्ट की बात करेंगे, और जब कंसेप्ट को हम समझ लेंगे तो उसके हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, और तथ्यों को देखने के बाद हम उस टॉपिक के प्रश्नों पर आएंगे। तो इस तरीके से हम प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन पर पढ़े हुए हैं, जो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़े हुए हैं, वो सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। हमारी अप्रोच यही रहेगी कि पहले हम बेसिक पॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर हम तथ्यों को कंसेप्ट से लिंक करके समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब देखिए, अगला टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखिए, इस टॉपिक में आपको भारत के भौतिक प्रदेशों को समझना होता है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये हमें समझना होता है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। साथ ही साथ हमें प्रत्येक भौतिक प्रदेश का वर्णन विस्तार से पढ़ना होता है, चाहे वो भारत का कोई सा भी भौतिक प्रदेश हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि हम भारत के भौतिक प्रदेशों को बहुत विस्तार के साथ समझेंगे, चाहे वो भारत का उत्तर का विशाल मैदान हो, चाहे वो भारत का हिमालय हो, या भारत का प्रायद्वीपीय पठार हो। तो हम सारे भौतिक प्रदेशों को बहुत विस्तार से समझेंगे और विद डायग्राम समझेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भारत का ये हिस्सा जो कि उसकी दक्षिण दिशा में है, इसको हम कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, और उसके साथ ही भारत का ये जो हिस्सा भारत की उत्तर दिशा में जो है, इसको हम कह रहे हैं हिमालय, जिसको हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र है, इसको कह रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। और यहाँ जो तट वाली भूमि है, इसको कह रहे हैं तटीय प्रदेश। और यहाँ जो क्षेत्र है, इसको कह रहे हैं हम द्वीप समूह। तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे एक एक करके। साथ ही साथ इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न हमसे बनेंगे, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन हम करेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका जलवायु। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु का निर्धारण कैसे होता है, जलवायु और मौसम में क्या डिफरेंस है, और मौसम और ऋतु में क्या डिफरेंस है। यानी कि तीनों टर्म को हम समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी टॉपिक हम सबसे पहले उसके बेसिक पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतु की, ऋतु के बाद हम बात करेंगे कि मौसम की, मौसम किसे कहते हैं,
उसके बाद हम समझेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इनको निर्धारित करने का तरीका क्या है। उसके बाद हम भारत की ऋतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर भारत के मानसून को ऋतुओं में ही हम विस्तार से समझेंगे और भारत के मानसून को समझने के बाद हम मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखेंगे, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं, देखिए ज्योग्राफी एक सर्किल में चलेगा, पहले टॉपिक का दूसरे टॉपिक से महत्व रहेगा। जब तक हम भारत की स्थिति और विस्तार को नहीं समझेंगे तब तक हम भौतिक प्रदेश को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक भौतिक प्रदेश को नहीं समझेंगे तब तक इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप समझ भी लेंगे तो बहुत मुश्किल आपको रहेगी, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों पर तीव्र वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है उसके पश्चिमी ढालों पर तीव्र वर्षा होती है। तो ये अगर पश्चिमी घाट पर्वतमाला है तो इसकी पश्चिमी डायरेक्शन ये हुई, और जब मानसूनी पवनें अरब सागर से आएंगी तो इन ढालों पर तीव्र वर्षा करेंगी। पर यह चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपने फिजिकल डिवीजन में ये पढ़ लिया होगा कि पश्चिमी घाट किधर है। कई बार हम पढ़ेंगे कि मानसून काल में तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है उसका रीज़न आपको अगर आपने फिजिकल डिवीजन पढ़ा होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे जलवायु वाले टॉपिक में। तो जलवायु वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मौसम किसे कहते हैं, ऋतु किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं और जलवायु का निर्धारण कैसे होता है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे वर्षा कैसे होती है, वर्षा के प्रकार कितने हैं, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा और वर्षण में क्या अंतर है। कई बार स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि वर्षा किसे कहते हैं और वर्षण किसे कहते हैं। तो हम यहाँ ये पॉइंट भी समझेंगे कि वर्षा और वर्षण में क्या अंतर है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर ओलावृष्टि कैसे होती है, तो उस चीज़ को भी हम इसी टॉपिक में समझेंगे कि ओलावृष्टि कैसे होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लाइमेट वाले टॉपिक में देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका अपवाह तंत्र। इसमें हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे और हमारा जो यहाँ पॉइंट रहेगा हम ये समझेंगे कि नदी किसे कहते हैं, मुख्य नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, मुख्य नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, वितरिका किसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है। इन सारी चीज़ों को हम नदी वाले टॉपिक में जानेंगे। साथ ही साथ नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, और उसके बाद इस अपवाह तंत्र को समझने के बाद हम झीलों को समझेंगे, और झीलों को भी हम दो प्रकार में बांटेंगे। निर्माण की दृष्टि से प्राकृतिक झील और एक होती है कृत्रिम झील। तो एक तो ऐसी झील होंगी जो कि प्राकृतिक हैं। अब प्राकृतिक झील से मतलब है कि ऐसी झील जिसका निर्माण प्रकृति की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो उसको तो हम कहेंगे प्राकृतिक झील। जैसे कि कई झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से या भूकंप से होता है। तो ज्वालामुखी क्रियाओं से जो झील बनती है उनको क्रेटर झील कहते हैं। नदियों के माध्यम से जो झील बनती है उनको गोखुर झील कहते हैं। तटीय इलाकों में जो झील होती है उनको लैगून झील कहते हैं। तो हम यह निर्माण की दृष्टि से झीलों के दो प्रकार पढ़ेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत में खारे पानी की झील ज़्यादा है या मीठे पानी की, जिसको हम कहते हैं सैलिनिटी के आधार पर, लवणीयता के आधार पर दो प्रकार समझेंगे कि खारे पानी की झील ज़्यादा है या मीठे पानी की, और खारे पानी की झील जो है किसका अवशेष है और मीठे पानी की झीलों का निर्माण कैसे हुआ है। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिंचाई परियोजनाओं को कि कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन से राज्यों में संचालित हैं और कौन कौन से राज्य उनसे लाभ ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपको हम कृषि वाले टॉपिक की बात करें तो उसके लिए सिंचाई का बहुत महत्व है, इसलिए सरकार इस प्रोजेक्ट पर वर्तमान में बहुत जोर देती है, क्योंकि जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जल भारतीयों के लिए एक बहुत समस्या बना हुआ है, और मेनली मैं कहूँ कि राजस्थान जैसे प्रदेश, तो यहाँ तो जल की बहुत कमी है और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जल पीने योग्य ही बचेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जल को हम सामान्य रूप में उपयोग के अलावा हम कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जल की आवश्यकता बहुत कम होती है, फिर भी हम जल को वेस्ट कर देते हैं। तो सरकार इन चीज़ों पर भी प्रोजेक्ट चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि जल को कैसे संरक्षित किया जा सके, और ये सामान्य सी बात है, इसको हम भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना जल के तो जीवन नहीं है, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है मृदा। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि मृदा किसे कहते हैं, क्योंकि कई बार जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मृदा किसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि सर मृदा मिट्टी को कहते हैं, फिर मृदा मिट्टी को कहते हैं तो फिर मिट्टी किसको कहते हैं, वो कहते हैं सर मृदा को कहते हैं।
तो क्या हम यहाँ पर्यायवाची पूछ रहे हैं कि भाई? पर्यायवाची तो पूछ नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ ये समझेंगे कि मृदा किसे कहते हैं, पहला पॉइंट। मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है ये समझेंगे। मृदा के वर्गीकरण के आधार क्या है ये समझेंगे, क्योंकि मृदा को दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो रंगों के आधार पर और एक कणों के आधार पर, और एक कणों के आधार पर। उसके अलावा हम मृदा का नवीन वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, और जब राजस्थान ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसको राजस्थान ज्योग्राफी के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई हम कृषि वाले टॉपिक में, सॉरी मृदा वाले टॉपिक में हम मृदा का निर्माण देखेंगे, मृदा कैसे बन रही है, मृदा कहते किसे हैं, मृदा का वर्गीकरण कैसे करते हैं, मृदा के लिए समस्याएं क्या क्या हैं, क्योंकि हम देखते हैं मृदा के लिए कई सारी समस्याएं रहती है। मृदा के लिए हम देखेंगे अपर्दन के रूप में समस्याएं बनी रहती हैं, लवणीयता के रूप में समस्याएं बनी रहती हैं। तो इन सारी चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। मृदा की समस्याओं को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि मृदा की समस्याओं को कम कैसे किया जा सके, कि लवणीयता की समस्या को कम कैसे किया जा सके, और अपर्दन की समस्या को कम कैसे किया जा सके। और अपर्दन जैसी समस्या को कम करने के लिए हम सीढ़ी नुमा खेती, जिसको वेदिका कृषि भी कह रहे हैं, शेल्टर वेल्ट बनाना, जैसे आप रक्षक मेखला बनाना कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे और हम रेगुलर इन चीज़ों को देखते रहे तो आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये ज्योग्राफी आपकी कारगर सिद्ध नहीं होगी। आप छोटे से लेके बड़े स्तर का कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। हम यहाँ चीज़ों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ चीज़ों को ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ेंगे। हमें भूगोल को पढ़ना है, उसकी चीज़ों को हमें डीप में समझना है। फिर जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उस टॉपिक को आप यहाँ से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कृषि वाले टॉपिक की। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और यहाँ कृषि के बिना आप देखिए, आप भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड है। और कृषि किस पर डिपेंड है? मृदा पर। तो जब तक हम मृदा को नहीं पढ़ेंगे तब तक कृषि को नहीं समझ सकते। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ ही लेंगे कि काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो हम ये भी समझ लेंगे कि काली मृदा कहाँ पाई जा रही है। तो हम देखेंगे कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ काली मृदा पाई जा रही है। तो हमें ये चीज़ पहले ही क्लियर हो जाएगी कि जब हम फसलों को पढ़ेंगे कि कपास की फसल तो भारत के इस हिस्से में मिलेगी, यहाँ इस हिस्से में मिलेगी, क्योंकि यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। तो हम कह रहे हैं कि ज्योग्राफी एक सर्किल में चलती है, प्रत्येक जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हम चीज़ों को विस्तार से पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ये नहीं है बीच में से कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ लेंगे, क्योंकि जब आप कृषि पढ़ेंगे तो आपके लिए जल की भी आवश्यकता होगी। इसीलिए आप अपवाह तंत्र, झील और सिंचाई परियोजनाओं को पहले पढ़ चुके होंगे, और मृदा की आवश्यकता होगी तो मृदा को पहले पढ़ चुके होंगे। ये दोनों ही संसाधन हैं, मृदा भी संसाधन है और कृषि भी संसाधन है। पर ध्यान रखना, मृदा एक ऐसा संसाधन है जो कि हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप उसको एक दिन में बना दें या 2 दिन में बना दें, क्योंकि ऐसा पढ़ते हैं हम कि मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन से होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़ी सी चट्टान लें और उस चट्टान को आप बड़े से ग्राइंडर में पीस दें और कहें कि सर मृदा बन गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मृदा को बनने के लिए बहुत लंबी अवधि चाहिए, क्योंकि उसका चट्टानों के विखंडन से मतलब है जब वो टूटे फूटे और साथ साथ वो केमिकल रिएक्शन भी करे और फिजिकल रिएक्शन भी करे, यानी कि उसके भौतिक कंपाउंड भी चेंज हो जाएं और केमिकल रिएक्शन भी उसके साथ साथ हो। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो एक लंबी अवधि के बाद तब जाके वो जो चट्टान विखंडित हुई है वो किसका रूप ग्रहण करेगी? मृदा का। तो मृदा ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाए, 2 दिन में बन जाए, इसको हजारों साल लगते हैं। इसलिए मृदा अपरदन भी वर्तमान में विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है, और कई सारे फाउंडेशन वर्तमान में इस पर काम कर रहे हैं, कई सारे एनजीओ इस पर काम कर रहे हैं। सरकार भी इस चीज़ पर जोर दे रही है कि मृदा को बचाया जाए। मृदा को और जल को हम बचाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कृषि के क्षेत्र में पिछड़ेंगे नहीं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें, देखिए एक चीज़ और यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ कृषि की शाखाओं की भी बात करेंगे, कृषि विधियों की भी बात करेंगे, कौन से राज्य में कौन सी फसल होती है उसकी भी बात हम करेंगे, और कपास की खेती इधर ही ज़्यादा क्यों हो रही है उसकी भी बात करेंगे। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की तरफ भी ज़्यादा क्यों हो रही है, इन चीज़ों की भी हम चर्चा करेंगे। चीनी मिलें ज़्यादा यूपी और महाराष्ट्र में क्यों हैं, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा विस्तार से करेंगे। अगला टॉपिक है आपका वन, वनस्पति और वन्य जीव। देखिए, वन और वनस्पति ये भी संसाधन है। संसाधन का मतलब होता है प्रकृति में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वही क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब देखिए, वन भी संसाधन है, मृदा भी संसाधन है, खनिज भी संसाधन है।
तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वन और वनस्पति की। तो देखिए वन और वनस्पति दोनों में डिफरेंस है, उसको भी हम समझेंगे कि भाई वन किसे कहते हैं और वनस्पति किसे कहते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ सामान्य सी चर्चा करूं तो वन से मतलब होता है, वन अपने आप में एक व्यापक शब्द है, जबकि वनस्पति से मतलब होता है एक विशेष प्रकार की किस्म या विशेष प्रकार की प्रजाति। तो हम कह रहे हैं वनस्पति तो दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अब यहाँ प्राकृतिक से मतलब तो समझ में आता है, और कृत्रिम से मतलब प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा, जैसे कि घास के मैदान है वो आपने तो उगाए नहीं है, स्वतः विकसित हुए हैं, तो वो प्राकृतिक वनस्पति है। और कृत्रिम से मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप किसी को फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं वो कृत्रिम वनस्पति है, नहीं भाई। हम जो यहाँ कृत्रिम वनस्पति की बात कर रहे हैं, इस वनस्पति से मतलब है कि जो आपने खुद ने डेवलप किया है, जैसे कि सरसों का खेत, जैसे कि सरसों की फसल है आपकी, गेहूं की फसल है, ये सब किस में आ जाएंगे? कृत्रिम में, क्योंकि इसमें किसका योगदान है भाई? मानव का। तो हम कह रहे हैं कि वनस्पति दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। वनों की बात करें तो वन अपने आप में एक व्यापक शब्द है, क्योंकि वन कई सारी प्रजातियों को अपने अंदर समाहित करता है। क्योंकि वनों में हम देख रहे हैं ढेरों प्रजातियां होती हैं, ढेरों प्रकार के पेड़ होते हैं, ढेरों प्रकार के वृक्ष होते हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि वन अपने आसपास के पर्यावरण को भी सम्मिलित कर रहे हैं। वनों में हम वन्य जीवों को भी सम्मिलित करते हैं। तो वन अपने आप में एक व्यापक शब्द है। वन वनस्पति को तो सम्मिलित कर ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने आसपास के वातावरण को भी सम्मिलित कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे वन को, उसके साथ हम देखेंगे वनस्पति को, फिर हम देखेंगे वन्य जीवों को। तो वन्य जीव किसे कहते हैं? ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई वन में रहने वाले जीव जो पालतू श्रेणी के नहीं है वो सब क्या है भाई? वन्य जीव है। देखिए ये संसाधन नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि आप इसको पकड़ के ले आएँ और कहें कि साहब मैं तो इसको काम में लूँगा या इसका शिकार करूँगा या जो भी है, ये संसाधन नहीं है। क्योंकि अगर ये संसाधन होता तो फिर आप इसको उपयोग में लेते। ये संसाधन नहीं है। सरकार ने 1972 में एक कानून बनाया जिसके तहत वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। हालांकि प्रत्येक वन्य जीव के लिए तो नहीं, पर कुछ एक महत्वपूर्ण जीवों के लिए अलग से भी कानून बना रखे हैं। पर यहाँ जो ये 1972 का जो कानून है ये सभी के लिए प्रॉपर रूप से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ हम वन्य जीवों की बात करेंगे। अब वन्य जीवों के संरक्षण की दो विधियाँ हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। एक विधि है स्वस्थाने, एक विधि है स्वस्थाने और एक विधि है बहिस्थाने। स्वस्थाने विधि से मतलब है कि स्वयं के स्थान पर ही वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाए। जैसे कि वन्य जीवों को किसी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में या किसी नेशनल पार्क में या कहीं अभ्यारण्य क्षेत्र में ही उनको संरक्षण दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे स्वस्थानीय विधि। यानी कि उनके क्षेत्र में ही रहकर उनके लिए सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं, खाने पीने के प्रबंध किए जाएं, वो कहलाएगा स्वस्थानीय। अगर उनको यहाँ से निकाल कर किसी चिड़ियाघर में हम ला के रख दें और तब जाके उनके लिए प्रबंध करें तो वो कहलाएगा बहिस्थानीय। और दोनों में परफेक्ट विधि कौन सी है? स्वस्थानीय। क्योंकि सिंपल सी बात है, व्यक्ति अगर खुद के घर रहेगा, खुद के स्थान पर रहेगा तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसके घर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसके व्यवहार के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो नो डाउट उसका व्यवहार भी परिवर्तित होगा और उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अभी हम नामीबिया से कुछ चीते लेके आए, हमारे मोदी जी ने एक उनसे संपर्क किया और समझौता किया, उसके बाद हम नामीबिया से चीते लेके आए। नामीबिया देश जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, कौन से महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और कई सारे चीते जो कि भारत में आए और उनकी क्या हो गई? मौत हो गई, क्योंकि वो भारत के पर्यावरण को अपने अनुकूल नहीं ढाल पाए और वो जीवन संघर्ष में उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। इस चीज़ को हम बहुत क्लियरली समझेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद खनिज की बात करें, यहाँ स्टूडेंट को सामान्यतः समस्या रहती है इस टॉपिक में और इस टॉपिक में, यहाँ तो मोस्टली समस्या रहती है स्टूडेंट को। तो इन टॉपिकों के लिए आपको घबराना नहीं है, हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से समझेंगे। हम खनिजों की बात करेंगे, खनिजों के वर्गीकरण की बात करेंगे, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज दोनों को हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम उद्योग वाले टॉपिक को भी विस्तार से देखेंगे। देखिए जैसे कि मैं बात करूं उद्योग की, तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर उद्योग किसे कहते हैं? तो उद्योग से मतलब होता है यानी कि ऐसी कोई क्रियाविधि जो आपके कच्चे माल को उत्पाद के रूप में कन्वर्ट करे और विक्रय योग्य अवस्था में लेके आए, यानी कि बेचने योग्य अवस्था में लेके आए, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उद्योग कह रहे हैं। तो उद्योग से मतलब होता है, उद्योग से मतलब होता है ऐसी कोई क्रियाविधि जो कच्चे माल को कन्वर्ट कर दे, कच्चे माल को कन्वर्ट कर दे उत्पाद के रूप में। किसके रूप में कन्वर्ट कर दे भाई? उत्पाद के रूप में। और यानी कि हम उसको विक्रय योग्य अवस्था में लेके आए, बेचने योग्य अवस्था में लेके आए, उसी को हम क्या कह रहे हैं? उद्योग।
फिर हम बात करेंगे उद्योगों के लिए अनुकूल दशाएं क्या होती हैं। उद्योग ऐसा तो नहीं है हर कहीं लगाए जा सकें, भाई मरुस्थल में तो हम उद्योग लगा ही नहीं रहे हैं। उद्योग वहीं लगाए जाएंगे जहां खनिज मिलेंगे, जहां परिवहन होगा, बाजार होगा, जिनकी मांग होगी उन चीज़ों की, वहीं हम क्या लगाएंगे, उद्योग। और किसी भी उद्योग को लगाने के लिए अगर हम कारक देखें, जो कारक उनको प्रभावित करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है पूंजी, क्योंकि बिना पूंजी के आप कभी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद होता है कच्चा माल। कच्चे माल से मतलब है कि जहाँ कहीं भी कच्चा माल होगा, सबसे पहले उद्योग को वहीं सेटल किया जाएगा, वहीं स्टेबल किया जाएगा। तो ये स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है। इसीलिए तो हमने देखा है कि जिधर कच्चा लोहा मिल रहा है, जिधर मैग्नीज मिल रहा है, जिधर बॉक्साइट मिल रहा है, यानी कि ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले हिस्से, वहाँ उद्योग ज़्यादा डेवलप्ड हुए हैं, क्योंकि वहाँ खनिज ज़्यादा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में अगर आपसे कोई कहे कि आप मरुस्थल में आके चीनी उद्योग लगा लो, तो क्या आप लगा पाएंगे? क्या भाई नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ गन्ना नहीं है। तो हम उद्योग को वहीं लगाएंगे जहाँ कच्चा माल होगा, बाजार की निकटता होगी, लोगों की मांग होगी, यानी कि डिमांड आपके पास होगी, तब जाके आप उद्योग को सेटल करेंगे। राजनीतिक स्थिरता भी मिलनी चाहिए। राजनीतिक स्थिरता से मतलब है कि सरकार का संरक्षण भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने उद्योग किसी नक्सलवादी एरिया में जाके लगा दें और आपने लगाया है उद्योग और शाम को आके वो आपसे कहें कि 20 लाख बंगले पे पहुंचा देना। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप अपना उद्योग वहां लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो जब भी कोई बाहरी कंपनियां यहाँ आती हैं, राजस्थान में आती हैं या आपके इंडिया में आती हैं, तो सरकार उनसे संपर्क साधती है और उनको सुझाव देती है, उनको आश्वस्त कराती है कि भाई आप जब हमारे भारत में आएंगे तो हम आपको सस्ती दरों पर विद्युत देंगे, सस्ती दरों पर ज़मीन देंगे और हम आपको सुरक्षा के उपबंध भी करेंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे भारत में आइए और फैक्ट्री लगाइए, अपनी कंपनी लगाइए, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके और आपको भी इनकम हो सके। सरकार को फायदा क्या होगा? सरकार को टैक्स मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऊर्जा वाले टॉपिक की। यहाँ हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों संसाधनों को हम यहाँ देखेंगे ऊर्जा के बारे में, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वर्तमान में कौन सी ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। जैसे कि वर्तमान में एक चीज़ बहुत जोरों से चल रही है, हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा पर बहुत जोर दिया जा रहा है और सरकार इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी देती है। सौर पंप लगाने के लिए, सौर पैनल लगाने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है, उनकी हेल्प करती है, उनको कुछ बजट अपनी तरफ से देती है। तो सौर ऊर्जा का दरअसल हमें कोई भी साइड इफेक्ट यानी कि कोई भी इसकी हानि नज़र नहीं आती है। पर इसकी जो सबसे बड़ी समस्या जो रहती है इसके लिए वो ये है कि ये एक तो पूरे 24 घंटे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रात्रि के समय तो ये क्या हो जाएगा भाई, बंद हो जाएगा, क्योंकि रात्रि के समय तो धूप रहेगी नहीं, तो फिर ये चार्ज कहाँ से होगा। और एक समस्या जो हमारे सामने रहती है, अगर मान लीजिए वेदर आपका, मौसम अगर आपका आपके अनुकूल नहीं है, मान लीजिए बादल छाए हुए हैं, तो भी सौर ऊर्जा आप नहीं बना पाएंगे। तो ये मुश्किल रहती है हमारे सामने, इसलिए ये थोड़ी सी इसकी हानियां हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और सरकार इन चीज़ों को लेके आ रही है। क्योंकि सौर ऊर्जा से अभी तो सरकार ने यहाँ तक कर दिया है कि जितने भी सार्वजनिक भवन हैं, सब पर सरकार की कोशिश है कि वो सौर पैनल लगाए और सौर ऊर्जा से उत्पादित करे विद्युत को। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा से एक हानि जो हमें नज़र आती है वो आती है कचरे की। इससे जो ई वेस्टेज जो कचरा निकलेगा, ई कचरा जो इससे निकलता है, यानी कि हम कह रहे हैं कि एक अगर सौर प्लेट आपने लगाई अपने खेत में या अपने घर की छत पर, तो बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेगी। वो लगभग 5-10 साल तक जिस तरीके से उसको डेवलप किया गया होगा उस तरीके से वो काम करेगी। पर उसके बाद जब वो मशीन ख़राब हो जाएगी, वो प्लेट ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप उसको फेंक देंगे और जब तक आप उसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो कचरे के रूप में रहेगी। तो ये सौर ऊर्जा से जो कचरा जो इकट्ठा होगा वो एक समस्या बनी रहेगी। उसके साथ हम देख रहे हैं कि वर्तमान में इंडियन रेलवे ने एक प्रोजेक्ट चलाया है पवन ऊर्जा का, यानी कि जहाँ कहीं भी ऐसे ट्रैक है जहाँ से ट्रेनों की संख्या ज़्यादा गुजरती है और हाई स्पीड की ट्रेनें जहाँ से गुजरती हैं, तो वहाँ वो पटरियों के पास में, पवन चक्कियाँ लगाएगी। तो पवन चक्कियाँ लगाएगी, उन पवन चक्कियों से क्या होगा कि वो विद्युत का उत्पादन करेगी। यानी कि जब भी ट्रेन वहाँ से गुजरेगी तो ट्रेन की हवा से, उसकी स्पीड से वो पंखुड़ियाँ घूमेंगी और फिर क्या उत्पादित करेगी रेलवे? पवन ऊर्जा। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। देखिए, सरकार तो समय समय पर प्रयास करती है, हर चीज़ के लिए प्रयास करती है, कई सारे एनजीओ प्रयास करते हैं, फाउंडेशन प्रयास करते हैं, ठीक है। पर हमें भी कुछ करना होगा अपने स्तर पर। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं बढ़ेगी इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि अभी जब हम आईपीएल देख रहे थे तो वहाँ एक प्रोजेक्ट चलाया गया कि जितनी भी डॉट बॉल जाएंगी उन डॉट बॉल पर पेड़ लगाए जाएंगे,
जितनी सारी डॉट बॉल निकलेंगी तो उन डॉट बॉल पर क्या लगाए जाएंगे, पेड़। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान था जिससे कि लोगों को समझ में आए कि पेड़ों का क्या महत्व है। क्योंकि इस वर्तमान युग की चकाचौंध में हम प्रकृति को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं, हमें प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, हम बस अपने फायदे देख रहे हैं। और अपने फायदे के चक्कर में जब प्रकृति विनाश करती है तब आपको वो नजर आता है। फिर आगे हम बात करेंगे जनसंख्या की। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है और ये हर सिलेबस में दिया रहता है, हर एग्जाम के सिलेबस में दिया रहता है। तो इसको भी हम विस्तार से समझेंगे और इससे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से हम केवल इंडियन ज्योग्राफी को ही नहीं, केवल राजस्थान ज्योग्राफी को ही नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी समझेंगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम इन तीनों पोर्शन को हम विस्तार से समझेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को, राजस्थान ज्योग्राफी को और वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ये केवल मैंने अभी आपके सामने सिलेबस का डिस्कशन किया है, किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वापस रिपीट कर देता हूँ। डरने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है उससे भी ज़्यादा ही पढ़ाया जाएगा, कम नहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा, हम कोशिश करेंगे कि हम डेली रेगुलर क्लासेज आपके लिए लेके आ सकें। उसके अलावा आपके सामने जो ये रहेगा कि सर ये किस एग्ज़ाम के उद्देश्य से बनाया गया है, तो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये वीडियो जो आप देखेंगे, ये जो चैनल पर आज आप विजिट करेंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि जहाँ कहीं भी आपके ज्योग्राफी पूछी जाएगी उस ज्योग्राफी के सिलेबस में से आप ये टॉपिक निकाल सकते हैं जो भी आपके काम के हैं, और आप यहाँ से पढ़ पाएंगे और नोट्स बना पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को सिस्टमिक अप्रोच में आपके सामने लेके आएँ, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में भी समस्या नहीं हो। हमारी कोशिश ये नहीं रहेगी कि हम टॉपिक को बीच में से उठा के ले आएँ। हाँ, भी कुछ शॉर्ट वीडियोज हम बना सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तो बहुत उसको विस्तार से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।